name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस एंड एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस. Maxwell equation describe how an electric current and electric charges create electric and magnetic fields. Further describe electric field generated magnetic field and vice versa. There are four types of Maxwell equations. Maxwell equations की चार टाइप्स हैं. मैक्सवेल ने ये फोर टाइप्स तो डिस्क्राइब की, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि ये इसमें से ये इक्वेशन हमारे पास पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है. जैसा हमारे पास न्यूटन ने लॉज डिस्क्राइब किए और उसने उनको नाम दिए. न्यूटन फर्स्ट लॉ का नाम दिया, न्यूटन सेकंड लॉ का नाम दिया, थर्ड लॉ का नाम दिया. इस तरह मैक्सवेल ने इन इक्वेशंस को नाम नहीं दिया, सीक्वेंस में नहीं रखा. सो हम किसी भी इक्वेशन को पहली इक्वेशन मान सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम लास्ट इक्वेशन मान सकते हैं. ओके, आइए अब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस मालूम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि हमारे पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. और हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी. है हमारे पास जो है वी बी मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये बराबर होती है म्यू नॉट एच के. एच इज दी magnetic field intensity and J is the current density and only D is the displacement vector. The rate of change of displacement vector is called displacement current. Okay, तो यहाँ से म्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी. ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं. ये हमारे पास इट्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ. ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ है. ओके, एम्पेयर्स लॉ ने जस्ट जो है, चले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ प्रीवियस लेक्चर का, ताकि आपको ये इक्वेशन जो है आसानी के साथ समझ आ जाए. हमने प्रीवियस लेक्चर में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था. P1 P2 प्लेट्स के नाम थे. हमने एक प्लेट को एक सरफेस के अंदर रखा था, जिसको हमने इजलाई का कप का नाम दिया था. और ये दोनों ये दोनों सरफेसेस जो हैं, इस सरफेस को हमने S1 कहा था, इस सरफेस को हमने S2 कहा था. ये दोनों सरफेसेस जो हैं वो ज्वाइन करती थी एक काउंटर पर आकर. ओके, इस वायर में से करंट आई फ्लो करता था, जिसका हम करंट डेंसिटी भी कह सकते हैं, जे से हम इसे डिनोट कर सकते हैं. ये करंट जब S1 से फ्लो करता था, गुजरता था, पासिंग आउट करता था, तो S1 में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती थी. जैसे ही करंट इससे आगे जाता तो मिडल में जाकर, सरफेस S2 के मिडल में जाकर रुक जाता, क्योंकि प्लेट्स जो है वो मिडल में पड़ी है, वो आगे पासिंग आउट नहीं कर रही सरफेस में से. सो S2 में हमारे पास जो करंट होगा वो जीरो होगा, और करंट की वजह से हमारे पास करंट डेंसिटी जीरो होगी और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी. मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से भी शो कर सकते हैं, तो H भी हमारे पास यहाँ पर जीरो होगा. सो ये तो एम्पेयर्स लॉ का था. लेकिन मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने आकर कहा, इसे मॉडिफाई किया एम्पेयर्स लॉ को. उसने कहा कि अगर हम इन प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है,
इन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की वजह से इस सरफेस में फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो देन हमारे पास यहाँ पर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, आईडी। और इसको करंट डेंसिटी में शो करना हो तो हम जे डी से शो करते हैं, और जे डी जो है वो हमारे पास बराबर होता है पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। यहाँ पर डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मैंने कहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पर बिटवीन द प्लेट्स जो प्रोड्यूस हुआ करंट उसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा है। तो ये मैक्सवेल ने बताया था, तो यही हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पर जे जो है वो करंट डेंसिटी जो फ्लो करती है इस वायर में से, कंडक्शन करंट इसे कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन जो बिटवीन दी प्लेट्स करंट है वो हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये इक्वेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है। इट्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन वेरिंग विद टाइम। ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है और ये वेरी करती है टाइम पर। ओके, हम थर्ड में लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जे, जे इज दी करंट डेंसिटी, और बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली में ये जो इक्वेशन है ना ये दो सोर्सेज पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट करती है। एक सोर्सेज है हमारे पास जे और एक सोर्सेज है हमारे पास पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। अगर हम इस इक्वेशन में दोनों सोर्सेज से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो तो हम करंट डेंसिटी की मदद से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है, इसमें से हम करंट गुजारे हैं, ये वायर है, नजर आ रही है, चलें ये वायर है हमारे पास, इसमें से जब हम करंट गुजारेंगे तो इसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओनली जे से, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है पार्शियल डी और पार्शियल टी से भी हम करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे पास करंट डेंसिटी ना हो। ओके, तो यही बात मैंने तीसरे स्टेप में लिखी है कि बी मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जे, करंट डेंसिटी से भी हम मालूम कर सकते हैं, और जहाँ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो डी है वो बराबर है एप्सिलॉन नॉट ई इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जिसे हमने परमिटिविटी कहा, और ये हमारे पास डी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन डाइइलेक्ट्रिक अगर हम कहेंगे तो फिर हमारे पास ये पीवी आ जाएगा, पोलराइजेशन। लेकिन पोलराइजेशन जो है इन स्पेस हमारे पास जीरो होती है इन वैक्यूम। ओके, तो इस वजह से हमारे पास यही आएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं कि आ करंट sets up a wire, then magnetic field is produced around this wire। अगर हमारे पास ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, हमने कहा कि एक वायर में हमने सेट कर दिया करंट, तो देन उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको अगर याद हो तो हम जो है ना करंट मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम क्या करते हैं, वायर होती है, वायर के ऊपर हम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हम वायर के ऊपर लगा देते हैं तो वो हमें बता देता है कि इतना करंट इस वायर में से पास आउट हो रहा है। वो कैसे पता चलता है? वो एक्चुअली में इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पता चलता है जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर। ओके जी, तो यही बात उसने चौथे स्टेप में हमने कर दी है। पांचवा स्टेप और भी बन सकता है।
वो क्या बन सकता है, अगर हम कहें यहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास करंट डेंसिटी क्या हो, 0 हो, टाइम वेरिंग इस पोर्शन के जरिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। यही मैंने नीचे लिखा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। यही मैंने नीचे लिखा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, एक और स्टेप हम बना सकते हैं इसमें। वो क्या होगा हमारे पास, छठा स्टेप हमारे पास आ जाएगा इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में हमारे पास क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट इसमें हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, उसमें जे पोर्शन 0 के बराबर हो जाएगा। स्टेडी स्टेट है सो हमारे पास जे ही आएगा। अब लास्ट स्टेप हमारे पास आ गया इस इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म। इट्स इंटीग्रल फॉर्म इज, इंटीग्रल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल is equal to mu naught I plus ID. Here is I is the conduction current passing through a wire, and ID is the displacement current passing through between the plates. जो प्लेट्स के दरमियान में जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो वायर में करंट है वो कंडक्शन करंट है, वो I को डिनोट करता है। प्रीवियस लेक्चर में हम ये फाइंड आउट कर सके, मैंने अभी भी यहाँ पर आपको बताया था। ओके, बी जो होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट एच के। ऐसे ही म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए। ओके, ठीक है, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रल फॉर्म होगी। ओके, अब हम जो है सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, उसको हम अब फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। अगर कहीं से कोई स्टेप समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, चलें इक्वेशन 2 हम कह देते हैं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, इसे देखकर आपको क्या जहन में आता है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है फ्राडेज लॉ की, तो हम कह सकते हैं दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। उसके बाद एक और चीज आपके जहन में आ रही होगी इस इक्वेशन को देखकर कि ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। इफ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन वेरिंग विद टाइम, और ये टाइम के साथ वेरी करती है। और थर्ड हमारे पास क्या आता है माइंड में कि इट रिलेट्स स्पेस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इट रिलेट्स स्पेस वेरिएशन
of electric field with time variation of magnetic field। ओके, इसके बाद लास्ट जो हमारे पास स्टेप आता है इसका, वो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। इंटीग्रल फॉर्म, क्लोज इंटीग्रल E is the electric field minus partial of partial t surface integral B dot dA, here is dA is the पार्ट ऑफ सरफेस एरिया जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं। ओके, वेयर नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज़ेस लॉ। हम ये लेंज़ेस लॉ से मालूम कर सकते हैं। लेंज़ेस लॉ क्या कहता है कि नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये दोनों मीन के ये पोर्शन इस पोर्शन के क्या है, अपोजिट है, मुखालफत करते हैं एक दूसरे की। मैंने ये भी बताया था कि जिस वजह से प्रोड्यूस होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में फैराडेज लॉ जब हमने निकाला था, तो उसमें हमने बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट दी काज प्रोड्यूसिंग इट। जिस काज की वजह से वो प्रोड्यूस होती है उसके वो मुखालफत करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने, चले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर है। ओके, राइट हैंड लेंगे, इसका जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है करंट को, कर्लिंग फिंगर जो है वो इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द पेपर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्लोज्ड कॉइल है, जरूरी नहीं है कि क्लोज्ड कॉइल जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल ही होती है, स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब हम कर्लिंग फिंगर जो है वो रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब जो है वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो ऐसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, सो इसके क्या कर रही है, वो मुखालफत कर रही है, मीन का मुखालफ जा रही है, काज प्रोड्यूसिंग इट के। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, इस नेगेटिव साइन को डिनोट कर रहा है। ओके जी, बस ओके। अब मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूंगा, हमारा टॉपिक जहाँ पर एंड हो जाता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये ऐसे ही आ जाएगा, ये पोर्शन इधर हमारे पास मैंने क्या किया, पार्शियल टी बी को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रल ले लिया डीए का, और इंटीग्रल डीए जो है वो बराबर है होता है ए के। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए जो है वो टोटल सरफेस का एरिया है। ओके, तो यहाँ पर बी डॉट डी ए जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करती है। तो पता चला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीकों से चेंज हो सकता है, हमने बात की थी कि यहाँ से हम देख लेते हैं, इसी से बी डॉट डी ए किसके बराबर होता है, बी ए कोस ऑफ थीटा। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, जहाँ एरिया चेंज हो रहा हो, जहाँ एंगल, तो मीन के इन तीनों की वजह से फ्लक्स चेंज हो सकता है। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो जो है हमारे पास इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो दो टाइप्स रहती हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।